हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राधेश्याम यादव आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एजी काका पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की चौथी शानदार जबरदस्त क्लास लेके आए हैं, तो सभी बच्चों को क्लास का लिंक शेयर कर दें कि क्लास शुरू हो चुकी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही शानदार जबरदस्त धमाकेदार क्लास आज वाली होने वाली है, तो लिंक फटाफट से क्लास का सभी बच्चों को शेयर कर दे। क्लास शुरू हो चुकी है। तो अपन, अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। कोई वीडियो नया अपलोड होता है, कोई जानकारी नहीं अपलोड होती है, तो उसका बारे में आपको जानकारी मिल जाए। तो बीजे अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में अपन ने सबसे पहले अपने 110 नंबर तक क्वेश्चन पिछली क्लास में देख लिए थे। आज देखेंगे वो 111 नंबर के क्वेश्चन से देखेंगे। कितने नंबर के क्वेश्चन से? 111 नंबर के क्वेश्चन से आज अपन देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है, धान के खेत में बीजे का प्रयोग प्रति हेक्टेयर कितना करते हैं? कितना बीजे प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है? पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी है वो धान में प्रयोग करते हैं और धान में रोपाई के 7 दिन बाद प्रयोग करते हैं। कितने दिन बाद प्रयोग करते हैं? 7 दिन बाद। साथ ही पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि धान में बीजीए कितना नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करता है। कमेंट करके बताए थे कि पिछली क्लास का आपको याद है कि नहीं है कि बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी व धान में कितनी। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आज थोड़ी शीत लहर जरूर चल रही है, थोड़ी सर्दी थोड़ी ज्यादा है आज, तो सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। और फटाफट से क्लास आ जाए। चाहे आप इस क्लास को रजाई में भी देख सकते हैं, बिस्तरों में भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए ये क्लास बनाई गई है। और इस समय आपकी एकाग्रता ज्यादा रहती है। तो आप बताएं इसमें कि बीजे का प्रति हेक्टेयर कितनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? आपने पढ़ा था धान में प्रयोग करते हैं और 7 दिन बाद में प्रयोग करते हैं। कितने दिन बाद में? 7 दिन बाद में। और ध्यान रहे इसमें है ना 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करता है। कितनी? 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से स्थिरीकरण करता है। आप बताइए यहाँ पर कितना बीजे प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं? यहाँ पर बताना है। ऑप्शन एक है 2 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं, या फिर 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 16 से 20, या 24 से 28 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। कितना बीजीए प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है धान के खेत में? ब्लू ग्रीन एल्गी है वो प्रति हेक्टेयर कितना काम में लेते हैं? 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चों का वेरी गुड मॉर्निंग जो लगातार क्लास ले रहे हैं। अंजू यादव वेरी गुड मॉर्निंग। कांजी सर वेरी गुड मॉर्निंग। लक्ष्मीकांत मीणा वेरी गुड मॉर्निंग। ललित योगी फटाफट से आज की क्लास का लिंक शेयर कर दे। अमीषा पूजा वेरी गुड मॉर्निंग। अनुपमा राज वेरी गुड मॉर्निंग। जो लगातार बच्चे क्लास ले रहे हैं उनको इस क्लास का बहुत ज़्यादा फायदा आने वाले समय में मिलने वाला है। जो भी कंपटीशन एग्जाम है या आपके जो भी कॉलेज के एग्जाम है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी ये क्लासें। तो शुरू करते हैं अपन। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर का। वो है, मेथी रिंजका सेंजी में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति उपयोग करते हैं? राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। लेग्यूम क्रॉप में राइजोबियम पाया जाता है। तो कौन सी प्रजाति से मेथी रिंजका और सेंजी के बीजों को उपचारित करने से उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ा सकते हैं अपन? तो किससे उपचारित करना चाहिए? कौन सी प्रजाति वहां पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है? ऑप्शन एक है राइजोबियम मेलिलोटाई, ऑप्शन 2 है राइजोबियम लेगुमिनोसेरम, और ऑप्शन 3 है राइजोबियम फेलियोलाई और फेसियोलाई आएगा ये, और फिर आएगा राइजोबियम ट्राइफोलाई। यहाँ पर आपको बताना है रिजगा मेथी और सेंजी में कौन सा राइजोबियम प्रजाति काम में लेते हैं? राइजोबियम मेलिलोटाई, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम, राइजोबियम फेसियोलाई और राइजोबियम ट्राइफोलाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेथी रिंजगा सेंजी में काम में लेते हैं राइजोबियम मेलिलोटाई। ध्यान रखना कौन सा काम में लेते हैं? राइजोबियम मेलिलोटाई। ये मेथी में, रिंजगा में और सेंजी में, इनमें काम में लिया जाता है। कौन सा? राइजोबियम मेलिलोटाई। मेथी रिंजगा और सेंजी में काम में लिया जाता है राइजोबियम मेलिलोटाई। राइजोबियम लेग्युमिनोसेरम है ये मटर मसूर इनमें काम में लेते हैं। किन में काम लेते हैं? मटर मसूर में काम में लेते हैं राइजोबियम लेग्युमिनोसेरम। फेजियोलाई लेते हैं राजमा और सेम में। राजमा, सेम इनमें काम में लेते हैं कौन सा? राइजोबियम फेसियोलाई। और राइजोबियम ट्राइफोलाई आप सबको पता होगा बरसीम में काम में लेते हैं। किस में काम लेते हैं? बरसीम में। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इनमें से जरूर क्वेश्चन आ सकता है। मेथिरिंज का सेंजी को राइजोबियम की कौन सी प्रजाति, क्योंकि आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में भी ये चल रहा है।
राइजोबियम मेलिलोटाई काम में लेते हैं रिंजगा मेथी सेंजी में। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम मटर मसूर। राइजोबियम पेशियोलाई राजमा सेम और राइजोबियम ट्राइफोलाई बरसीम। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन्हीं से है। राजमा सेम मोठ में कौन सी राइजोबियम की प्रजाति, फटाफट से बता दे। पिछली क्लास में मैं इसका आंसर बता दिया है, पिछले क्वेश्चन पे, पिछली स्लाइड में। तो इसका जवाब क्या होगा? राजमा सेम मोठ के बीजों को राइजोबियम की कौन सी प्रजाति से उपचारित किया जाता है? राइजोबियम मेलिलोटाई, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम और राइजोबियम फेजियोलाई और राइजोबियम ट्राइफोलाई। कौन सी प्रजाति से उपचारित किया जाता है राजमा सेम को, मोठ को? पेशियोलस वल्गेरिस, सेम का डोलिकस लबलब, मोठ का विग्ना एकोनिटिफोलिया बोटनिकल नेम होता है। इनका आपको राइजोबियम की स्पीसीज बतानी है, कौन सी स्पीसीज से राइजोबियम की उपचारित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा, वो हो जाएगा कौन सा? राइजोबियम फेशियोलाई इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राइजोबियम फेशियोलाई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोबियम, इसका तो हो जाएगा राइजोबियम फेशियोलाई। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है, मटर मसूर को राइजोबियम, यहाँ पर आपको मटर मसूर के बारे में बताना है। राइजोबियम की कौन सी प्रजाति से उपचारित किया जाता है? राइजोबियम मेलिलोटाई, लेग्यूमिनोसेरम, फेजियोलाई या ट्राइफोलाई। तो सबको पता है, अभी मैंने इसका आंसर बताया था। इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है और मटर मसूर के लिए काम में लेते हैं। किसके लिए काम में लेते हैं? मटर मसूर के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट है, बरसीम की कौन सी प्रजाति से राइजोबियम को उपचारित किया जाता है? राइजोबियम मेलिलोटाई, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम फेजियोलाई या राइजोबियम ट्राइफोलाई। कौन सी प्रजाति से बरसीम के बीजों को उपचारित किया जाता है? राइजोबियम मेलिलोटाई, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम फेजियोलाई, राइजोबियम ट्राइफोलाई। तो इसका सही आंसर होगा, वो हो जाएगा बरसीम को राइजोबियम ट्राइफोलाई से उपचारित किया जाता है। किससे उपचारित किया जाता है? राइजोबियम ट्राइफोलाई। दोबारा नोट कर ले आप, ये काम में लेते हैं किसमें? मेथी रिजगा सेंजी में। किसमें काम में लेते हैं? मेथी रिजगा सेंजी। ये काम में लेते हैं मटर मसूर में। किसमें काम में लेते हैं? मटर मसूर में। ये काम में लेते हैं राजमा सेम मोठ में। किसमें काम में लेते हैं? राजमा सेम मोठ में। और ये काम में किसमें लेते हैं? बरसीम में। नेक्स्ट अपन अगला देखते हैं। 116 नंबर का अपना क्वेश्चन है, वो है मूंगफली की व सोयाबीन को राइजोबियम की कौन सी प्रजाति से उपचारित किया जाता है? यहाँ पर एक ही प्रजाति नहीं डाली गई है, तो उसको आपको आंसर बताना है कौन सी वो प्रजाति है। जो मूंगफली और सोयाबीन वो भी लेग्यूमिनेसी कुल की होती है, अराकेस हाइपोजिया, ग्लाइसिन मैक्स के सीड को कौन सी राइजोबियम स्पीसीज से ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो ज्यादा हो सके? तो इसका सही जवाब आप कमेंट करके दे फटाफट से। बहुत सारे नए बच्चे अपने साथ जुड़ चुके हैं, तो क्लास का लिंक आप जरूर शेयर कर दें ताकि क्लास शुरू हो चुकी है इसका पता चल जाए। और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस होने वाले हैं आज की क्लास में। राइजोबियम ट्राइफोलाई, राइजोबियम जेपोनिकम, राइजोबियम मेलिलोटाई, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोबियम जेपोनिकम। कौन सी हो जाएगी? राइजोबियम जेपोनिकम। बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है, राइजोबियम जेपोनिकम। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला अपना 116 नंबर का क्वेश्चन है, राइजोबियम की प्रतिदिन प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता है। सॉरी, एजोला की प्रतिदिन प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन। एजोला आपको बताता है, एजोला एक फैन है जो धान में प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की कैपेसिटी बतानी है पर डे के हिसाब से, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आपको याद होता है आप कमेंट करके बताएं कि प्रति हेक्टेयर कितना एजोला है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। बीजीए आपने पढ़ा था 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यहाँ पर एजोला का बताना है। एजोला जो एक जलीय फैन है इसका बताना है नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रति हेक्टेयर। यहाँ पर तो क्वेश्चन में प्रतिदिन पूछा है, प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन, आपको प्रति हेक्टेयर बताना है पूरी फसल के जीवन काल में। वो होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है 40 से 100 किलोग्राम तक। ये मिनिमम तो 40 और मैक्सिमम 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। प्रति डे के हिसाब से देखें तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर चार में से कौन सा ऑप्शन का आप चयन करते हो वो बताएं। 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 3 से 4.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 6 से 7.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 9 से 10.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना बीजीए का आपने पढ़ा था? 8 से 12 किलोग्राम काम में लेते हैं प्रति हेक्टेयर। यहाँ पर एजोला नाइट्रोजन फिक्सेशन बताना है
कितना फिक्सेशन नाइट्रोजन करता है ये करता है 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना करता है? 1 से 1.5 किलोग्राम। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। 1 से 1.5 किलोग्राम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कितना? 1 से 1.5 किलोग्राम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। 118 नंबर का क्वेश्चन है, एजोला क्या है? रासायनिक उर्वरक है, कीटनाशक है, शाकनाशी है या जैव उर्वरक है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एजोला क्या है? आप इनमें से क्या मानते हो एजोला को? एजोला आपने पढ़ा था एक जली फर्न होता है। यहाँ पर एजोला क्या है? रासायनिक उर्वरक है, कीटनाशक है, शाकनाशी है या जैव उर्वरक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एजोला जो है वो जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर है। कौन सा है? बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक है। और धान में इसका प्रयोग करते हैं। किसमें करते हैं? धान में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये प्रतिदिन 1 से 1.5 किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रतिदिन के हिसाब से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। फल वृक्षों में फास्फोरस तत्व की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कौन से रसायन से उपचारित किया जाता है? कौन से जैव उर्वरक से उपचारित किया जाता है? फल वृक्ष जो होते हैं उनमें फास्फोरस तत्व की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, फास्फोरस के उपलब्धता बढ़ाने के लिए कौन सा बायो फर्टिलाइजर उपयोग करते हैं? राइजोबियम, एजोला, नीलरी सेवाल या माइक्रोराइजा? माइक्रोराइजा जिसको कहते हैं, कौन सा है वो जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर काम में लेते हैं? राइजोबियम, एजोला, नीलरी सेवाल या माइक्रोराइजा? तो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा, बताए पहले तो आप, राइजोबियम, एजोला, नीलरी सेवाल, बीजी, ये तीनों तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तीनों ही। और ये करता है फास्फोरस की उपलब्धता। फास्फोरस जो है उसको जो मृदा में अनुपलब्ध अवस्था में होता है उसको उपलब्ध अवस्था में प्रदान करने का कार्य करता है। फल वृक्षों में काम में लिया जाता है, जिसका आपको उदाहरण हो जाएगा वाम, वेसिकुलर, अर्बोस्कुलर, माइकोराइजा। कौन सा काम लेते हैं? वाम, वेसिकुलर, अर्बोस्कुलर, माइकोराइजा। नेक्स्ट अपन 120 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्राइसोपिड्स इनमें से क्या है? रेडदारी शिकारी जीव है, परभक्षी है, परजीवी है या फंजाई? फंगी जिसको कहते हैं, कवक है। क्या है? रेडदारी शिकारी जीव, परभक्षी, परजीवी, कवक। क्राइसोपिड्स क्या है? क्राइसोपिड्स का नाम कीट है, यानी क्राइसोपिड्स जो कीट है वो कौन सा, किस श्रेणी में आता है? इनमें से आपको बताना है। परभक्षी में आता है, रेडदारी शिकारी जीव में आता है, परजीवी में या कवक में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्राइसोपिड्स है वो परभक्षी में आता है। किस में आता है? परभक्षी में आता है। क्राइसोपिड्स किस में आता है? परभक्षी में आता है। किस में आता है? परभक्षी में। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला अपना क्वेश्चन है 121 नंबर का क्वेश्चन है। नीम में कीटनाशक गुण होता है, आपने देखा है। बायो फर्टिलाइजर या जो बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट का, वहां पर कौन सा नीम काम में लेते हैं? तो नीम में कौन सा अवयव पाया जाता है जिसके कारण उसमें कीटनाशक गुण होता है? सेपोनिन, एजेडिरेक्टिन, गोसिपोल या अफ्लाटोक्सिन? ये अफ्लाटोक्सिन होता है। सेपोनिन, एजेडिरेक्टिन, गोसिपोल या अफ्लाटोक्सिन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एजेडिरेक्टिन। कौन सा होता है? एजेडिरेक्टिन होता है। एजेडिरेक्टिन मेन अवयव होता है कि नीम में, जिसके कारण उसमें कीटनाशी का गुण पाया जाता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए इसको काम में लिया जाता है, इंसेक्ट वगैरह के लिए। तो ये आपको बता दिए। देखो कौन सा किस में होता है। सेफोनिन जो होता है वो किस में होता है? महुआ की खल में होता है। एक तो सफेद मूसली में होता है। इसके अलावा सेफोनिन देखे तो टमाटर में भी होता है। इसके अलावा सेफोनिन देखे तो रिजगा में भी होता है। ये तो सेफोनिन की बात हो गई। किसकी बात हो गई? सेफोनिन की। महुआ की खल जिसका प्रयोग धान के लिए सबसे अच्छी अगर खलियों की खाद देखे तो महुआ की खल, जिसमें सेफोनिन पाया जाता है। इसके कारण इसका अपघटन देरी से होता है। 2 महीने पहले इसका प्रयोग करते हैं बुआई के। एजेडिरेक्टिन, गोसिपोल या अफ्लाटोक्सिन? तो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा एजेडिरेक्टिन। तो इसका सही जवाब है। सेफोनिन बता ही दिया। गोसिपोल है, कपास में पाया जाता है, कपास के बीजों में पाया जाता है। आपने पढ़ा था कपास की खल से गोसिपोल की विषाक्तता को नष्ट करने के लिए आयरन सल्फेट काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? आयरन सल्फेट। और अफ्लाटोक्सिन, ये अफ्लाटोक्सिन है। अफ्लाटोक्सिन जो काम में लेते हैं, अफ्लाटोक्सिन
ये होता है मूंगफली में। किस में होता है? मूंगफली में। मैंने आपको ऑयल सीड क्रॉप बताई थी, तो वहां पर बताया था अफ्लाटोक्सिन। कौन सी फंजाई के कारण इसका निर्माण होता है? कौन सा कवक इसके लिए उत्तरदायी होता है? कमेंट में आप जवाब दें। कौन से कवक से अफ्लाटोक्सिन बनता है? कौन से कवक से अफ्लाटोक्सिन बनता है? तो इसके लिए जो कवक होता है वो होता है कौन सा? एस्परजिलस फ्लेवस। कौन सा होता है? एस्परजिलस फ्लेवस कवक होता है। कौन सा होता है? एस्परजिलस फ्लेवस। एस्परजिलस फ्लेवस कौन सा होता है? एस्परजिलस फ्लेवस कवक होता है। और इससे अधिक नमी पर भंडारित करने से यह लगता है, इस कारण 6 से 8% नमी पर भंडारित करना चाहिए मूंगफली के दानों को। लहसुन के कितने प्रतिशत घोल का छिड़काव करने से चूसक कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है? रस चूसने वाले कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। लहसुन एलियम सेटाइवम, जिसका बोटनिकल नेम होता है, 2%, 4%, या फिर 6% या 8%। लहसुन के कितने प्रतिशत घोल का छिड़काव करने से रस चूसने वाले कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है? 2, 4, 6, 8%। लहसुन के कितने प्रतिशत घोल का छिड़काव करने से फसलों में रस चूसने वाले, ये दोनों ही आएगा, फसलों में रस चूसने वाले कीटों का नियंत्रण की हेतु उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 2% घोल का उपयोग है, वो कीटों को, रस चूसने वाले कीटों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। 2%। और ठंड बहुत ज्यादा है, थोड़ी शीत लहर चल रही है, हवा चल रही है बाहर। जैसा आपको शिमला वगैरह में मौसम का आनंद, जैसा वहां पर माहौल होता है, वैसा ही माहौल यहाँ पर है, लेकिन वहां पर बर्फ गिर रही है, अपने यहाँ पर सर्दी गिर रही है। ट्राइकोडर्मा क्या है, आपको बताना है। जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, या फैन है? ट्राइकोडर्मा क्या है? जीवाणु, विषाणु, कवक या फैन? जैसे आपने पढ़ा था एजोला फैन है, उसी प्रकार ट्राइकोडर्मा, जिसको बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए काम में लिया जाता है, जैविक नियंत्रण के लिए काम में लिया जाता है, इनमें से वो क्या है? जीवाणु, विषाणु, कवक, फफूंद या फैन? तो ट्राइकोडर्मा है। वो क्या है? आपको कमेंट करके जवाब दे, ABCD, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? आप इन क्लास पे, इस YouTube चैनल पे जो भी वीडियो चलता है, जो भी वीडियो आपके यहाँ पर डाला जाता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एग्रीकल्चर से संबंधित स्टूडेंट है तो बहुत ज़्यादा आपके काम में आने वाला है, तो प्रत्येक वीडियो को आप जरूर देखें। ट्राइकोडर्मा होता है, वो होता है फफूंद। क्या होता है? फफूंद। बिल्कुल सही जवाब है सभी का, फफूंद इसका सही आंसर है। कवक होता है ट्राइकोडर्मा, मित्र फफूंद होती है जो हानिकारक फफूंदों को नष्ट करने का कार्य करती है। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइकोडर्मा से बीजोपचार हेतु कितनी मात्रा का प्रति किलो बीज दर से उपयोग करते हैं? 1 से 2 ग्राम, 3 से 5 ग्राम, 6 से 8 ग्राम, या 10 से 12 ग्राम? ट्राइकोडर्मा की बीजोपचार हेतु कितनी मात्रा काम में लेते हैं? ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंद है, कितनी मात्रा बीजोपचार हेतु काम में लेते हैं? 1 से 2 ग्राम, 3 से 5 ग्राम, 6 से 8 ग्राम, या 10 से 12 ग्राम? प्रति किलो बीज दर से बतानी है। 1 किलो बीज के लिए कितनी मात्रा बीजोपचार हेतु काम में लेते हैं? 1 से 2 ग्राम, 3 से 5, 6 से 8, या 10 से 12? बीजोपचार हेतु ट्राइकोडर्मा की जो मात्रा काम में लेते हैं, वो लेते हैं 6 से 8 ग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति किलो बीज दर। 1 किलो बीजों के लिए कितनी काम में लेते हैं? 6 से 8 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार किया जाता है। जबकि कवकनाशियों की लेते हैं, वो लेते हैं 1 से लेकर 3% तक, 1, 2, 3% तक ये बीजोपचार के लिए कवकनाशियों की काम में लेते हैं। बीजों को सबसे ज्यादा कवकनाशियों से उपचारित किया जाता है भारत में। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। 125 नंबर का क्वेश्चन है, ट्राइकोग्रामा। अभी तक आपने पढ़ा था ट्राइकोड्रमा, फफूंद है, कवक है, फंजाई है। यहाँ पर बताना है आपको ट्राइकोग्रामा क्या है? अन्य परजीवी, परभक्षी है, सूत्रकृमि है, या प्रोटोजोआ है? ट्राइकोग्रामा क्या है? अन्य परजीवी, परभक्षी, सूत्रकृमि, या प्रोटोजोआ? तो यहाँ पर थोड़ा अशुद्ध जरूर लिख दिया है।
परजीवी, सूत्रकृमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्राइकोग्रामा है वो अंड परजीवी है, अंड परजीवी। इसका नंबर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, अंड परजीवी है ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोड्रामा है वो कवक है और ट्राइकोग्रामा क्या है, अंड परजीवी। ट्राइकोग्रामा अंड परजीवी का उपयोग देखो आ गया, अंड परजीवी है ट्राइकोग्रामा अंड परजीवी का उपयोग कौन से गण के कीटों के अंदर अंडे देता है? ये लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा या कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? डिप्टेरा, कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लेपिडोप्टेरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेपिडोप्टेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ट्राइकोग्रामा का उपयोग किस गण के कीटों की रोकथाम के लिए किया जाता है? डिप्टेरा, कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा या कोई नहीं। ट्राइकोग्रामा का उपयोग कौन से कीटों के नियंत्रण के, किस गण के कीटों के नियंत्रण के लिए किया जाता है? ध्यान होगा आपको, इंसेक्ट होते हैं वो आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा वर्ग में आते हैं और इंसेक्टा के ही ये सारे गण हैं, डिप्टेरा, कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ट्राइकोग्रामा कौन से गण के कीटों का नियंत्रण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेपिडोप्टेरा। क्या हो जाएगा? लेपिडोप्टेरा। इसका सही आंसर हो जाएगा लेपिडोप्टेरा। नेक्स्ट देखते हैं अपने 128 नंबर का क्वेश्चन। प्रकाश परपंच, जो प्रकाश पास होता है, रात्रि के समय कितने समय बाद प्रयोग नहीं करना चाहिए? यानी कितने समय से कितने समय तक लगाना चाहिए, कितने समय बाद में प्रयोग नहीं करना चाहिए? क्योंकि प्रकाश क्या होता है, एक लाइट खेत के अंदर लगाते हैं, क्योंकि लाइट की तरफ आते हैं वो कीट पतंगे आकर्षित होते हैं और उसे लाइट के नीचे एक पानी और केरोसिन मिलाकर एक गमला या परात रख देते हैं जिसमें 5 भाग तो केरोसिन होता है, 95 भाग पानी होता है। ध्यान रख लेना, 5 केरोसिन और पानी का अनुपात कितना रखते हैं? 5:95। तो इसको कितने समय बाद में प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो इसको 10 बजे के बाद में प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रकाश प्रपंच है, इसका 10 बजे के बाद में प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में मित्र जो कीट होते हैं वह निकल आते हैं। तो 7:30 से लेकर 10 बजे तक आपको लाइट रखनी है, उसके बाद में उस लाइट को बंद करे देना है। और उस लाइट के नीचे जो आप 7:30 से 10 बजे तक रखो, उसके नीचे एक गमला रखते हैं, एक परात रखते हैं जिसमें पानी तो होता है 5 और 95 और केरोसिन होता है 5। नेक्स्ट अपन 129 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फिरोमोन ट्रैप से कौन से कीट पतंगों का नियंत्रण किया जाता है? फिरोमोन ट्रैप, फिरोमोन क्या होता है? एक रसायन तैयार किया गया कृत्रिम रूप से लेकिन प्राकृतिक रूप से एक हार्मोन होता है जो मादा कीटों द्वारा छोड़ा जाता है नर कीटों को आकर्षित करने के लिए, लेकिन वैसा ही अपने कृत्रिम रूप से फिरोमोन्स डेवलप कर लिए हैं। तो इससे कौन से कीटों का आकर्षण करते हैं? क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिया, नर पतंगों को अपन आकर्षित करते हैं और वो परपंच उसके पास में लगा देते हैं जिसके कारण वो उसमें फंस जाते हैं। तो नर पतंगों का नियंत्रण किया जाता है फिरोमोन ट्रैप। 130 नंबर का क्वेश्चन है। फिरोमोन ट्रैप को नियंत्रण हेतु प्रति हेक्टेयर कितने फिरोमोन ट्रैप की आवश्यकता होती है? एक हेक्टेयर में कितने फिरोमोन ट्रैप आपको जगह जगह पूरे खेत में, है ना, क्लासिफिकेशन करके कितने ट्रैप आपको लगाने चाहिए? 1 से 3 ट्रैप पर हेक्टेयर, 5 से 7 ट्रैप पर हेक्टेयर, 8 से 12 ट्रैप पर हेक्टेयर या 15 से 20 ट्रैप पर हेक्टेयर? नर पतंगों को नियंत्रण हेतु प्रति हेक्टेयर कितने फिरोमोन ट्रैप की आवश्यकता होती है? 1 से 3 ट्रैप पर हेक्टेयर, 5 से 7 ट्रैप पर हेक्टेयर, 8 से 12 ट्रैप पर हेक्टेयर या 15 से 20 ट्रैप पर हेक्टेयर? तो नर पतंगों के नियंत्रण हेतु जो फिरोमोन ट्रैप की आवश्यकता होती है वो होती है 5 से लेकर 7 ट्रैप प्रति हेक्टेयर। 5 से 7 ट्रैप प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। पूरे खेत में इनको विभाजन करके लगा दिए जाते हैं 5 से 7 ट्रैप पर हेक्टेयर। फिरोमोन ट्रैप का जो ल्यूर होता है, फिरोमोन ट्रैप का जो ल्यूर होता है उसको कितने समय बाद में बदल देना चाहिए? ल्यूर जो होता है यानी जो उसमें गंध छोड़ने वाला जो होता है उसको कितने समय बाद में बदल देना चाहिए ताकि लगातार कीट पतंगे आकर्षित होते रहे? नर पतंगे लगातार, नर कीट है वो आकर्षित होते रहे। तो इसके ल्यूर से गंध आना कितने समय बाद में बंद हो जाती है? 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन या 15 दिन? कितने समय बाद में उसके ल्यूर को, जिससे वो गंध आती है, उसको बदल देना चाहिए? 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा 15 दिन बाद में उसके ल्यूर को बदल देना चाहिए। कितने दिन बाद में? 15 दिन बाद में उसके ल्यूर को बदल देना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 दिन बाद। कितने दिन बाद? 15 दिन बाद उसके ल्यूर को बदल देना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला अपना 132 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ? विश्व का जो प्रथम पर्यावरण सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 1952 में, 1972 में, 1992 में या 2012 में? विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ? 1952, 1972, 1992 या 2012 में? तो इसका सही आंसर आप कमेंट में बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? आपको इन चारों ऑप्शनों में से सन बतानी है, कौन से सन में हुआ था। तो पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था वो 1972, 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन, 1972 में। नेक्स्ट अपन अगला देखते हैं। विश्व का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन जो 1972 में हुआ था वो कहां पर हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन 1 है ब्राजील, ऑप्शन 2 है अमेरिका, ऑप्शन 3 है रूस, ऑप्शन 4 है स्वीडन। इसको स्वीडन कर लेना आप। ब्राजील, अमेरिका, रूस, स्वीडन। तो विश्व का प्रथम जो पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ था वो था स्वीडन में हुआ था। 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, स्वीडन में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला। एपिकार्पिया का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है? एपिकार्पिया का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है? एपिकार्पिया एक परजीवी होता है। इसका उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है? गेहूं में, गन्ना में, धान में या मक्का में? गेहूं में, गन्ना में, धान में या मक्का में? एपिकार्पिया का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं? तो एपिकार्पिया एक परजीवी है जिसका उपयोग गन्ना में किया जाता है। सबको पता होगा एपिकार्पिया किस में काम में लेते हैं? गन्ना में। एपिकार्पिया गन्ना और पायरिला को नष्ट करने के लिए। कौन से कीट को नष्ट करने के लिए? पायरिला इंसेक्ट को नष्ट करने के लिए एपिकार्पिया का उपयोग गन्ने में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एपिकार्पिया क्या है, बताना है। परजीवी है, परभक्षी है, रीढ़धारी शिकारी जीव है या कवक? वैसे इसका आंसर आप अगर ध्यान दिया तो मैं बता चुका हूं। बताया आप एपिकार्पिया क्या है? परजीवी, परभक्षी, रीढ़धारी शिकारी जीव या कवक? एपिकार्पिया क्या है? परजीवी, परभक्षी, रीढ़धारी शिकारी जीव या कवक? तो एपिकार्पिया है वो है परजीवी, परभक्षी, रीढ़धारी शिकारी जीव, कवक। इन चारों ऑप्शनों में से ए, बी, सी, डी में से जवाब देना है आपको। तो ये एपिकार्पिया परजीवी है, गन्ने में प्रयोग किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है? गन्ने में। नेक्स्ट अपन 136 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एपिकार्पिया का उपयोग गन्ने में कौन से कीट के, इंसेक्ट के नियंत्रण के लिए किया जाता है? गन्ने में दर्जन भर से भी ज्यादा इंसेक्ट लगते हैं। यहाँ पर उस इंसेक्ट का नाम बताना है जिसका कंट्रोल अपन एपिकार्पिया परजीवी से करते हैं। तना छेदक, पायरिला, अंकुर भेदक या रोटी भेदक? ये चोटी भेदक आएगा। चोटी, शीर्ष भाग, शीर्ष भेदक या चोटी भेदक जिसको कहते हैं। एपिकार्पिया का उपयोग गन्ने की कौन सी फसल के नियंत्रण के लिए, एपिकार्पिया है वो गन्ने में कौन से कीट के नियंत्रण के लिए किया जाता है? पायरिला इसका सही जवाब है सभी का, क्योंकि मैंने पहले इसका आंसर बता दिया था। पायरिला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 137 नंबर का क्वेश्चन है, परभक्षी छांटना आपको इनमें से क्राइसोपिड्स, कोक्सिनेला, ट्राइकोग्रामा या ए, बी दोनों? परभक्षी कौन सा है इनमें से देखना है आपको। क्राइसोपिड्स है, कोक्सिनेला है या फिर ट्राइकोग्रामा है या दोनों है? ए, बी। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास से लगातार जुड़े रहे। अगर आपको पूरा अच्छी प्रकार से क्लास तैयार करनी है, क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो लास्ट तक आप जरूर जुड़े रहे। ज्यादा बड़ी क्लासें भी नहीं होती और ज्यादा आपका टाइम भी खराब नहीं होता। पूरी जानकारी आपको वहां पर मिल जाती है। तो जैविक, बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए जो परभक्षी काम में लेते हैं वो दोनों काम में लेते हैं, ए व बी दोनों। क्राइसोपिड्स और कोक्सिनेला दोनों का ही उपयोग किया जाता है। जैव उर्वरक हेतु कौन से वायरस काम में लेते हैं? बीटी, बैसिलस थुरिनजेंसिस, एनपीवी, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, जीवी वायरस या बी, सी दोनों? तो ये दोनों ही काम में लेते हैं। सबको पता चल गया होगा, ये दोनों ही काम में लिए जाते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए दोनों वायरस काम में लिए जाते हैं। और इन दोनों में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है एनपीवी का, जो चने में फली छेदक वगैरह होता है उनके लिए काम में लेते हैं। चंद्र जब दक्षिणायन अवस्था में हो तो कौन सी फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है? चंद्रमा जब दक्षिणायन अवस्था में आ जाता है
तो कौन सी फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है? फूल वाली, चारे वाली, अनाज वाली या कंद वाली? चंद्र जब दक्षिणायन अवस्था में हो तो कौन सी फसलों की गुणवत्ता यानी उनके गुणों में ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है? फूल वाली फसलों में, चारे वाली फसलों में, अनाज वाली फसलों में या कंद वाली फसलों में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंद वाली फसलें। इसका बिल्कुल सही जवाब है कंद वाली सब्जें। फसलों में कटाई के समय किस करने के उपरांत होने वाली हानि कम होती है? किस समय आप कटाई करो ताकि कटाई के बाद में, पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद में जो हानि होती है वो बहुत कम हो? पूर्णिमा के पर, अमावस्या पर, ए भी दोनों पर, कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखें आप, जो कटाई फसलों की करनी चाहिए वो अमावस्या के ऊपर करनी चाहिए। नमी कम होती है, इस कारण रोग कीटों का प्रकोप कम होता है। पूर्णिमा पर नमी ज्यादा होती है, सर्वाधिक आकर्षण चंद्रमा का जल पर होता है, इस कारण इस समय बीजों की बुआई करनी चाहिए, फसल की बुआई करनी चाहिए, अंकुरण अच्छा होता है। अमावस्या पर फसलों की कटाई करनी चाहिए। ध्यान रखना, पूर्णिमा पर फसलों की बुआई के लिए सर्वोत्तम है, अमावस्या पर फसलों की कटाई करनी चाहिए। जो ये जैविक खेती होती है या जो कृषि पंचांग बनाया जाता है वो किसके आधार पर बनाया जाता है? देखो अगला क्वेश्चन यही है, कृषि पंचांग किसके आधार पर बनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। चंद्रमा की गति पर, जैविक क्रियाओं पर, पृथ्वी की गति पर या सभी पर? कृषि पंचांग किसके आधार पर बनाया जाता है? चंद्रमा की गति के आधार पर। इसका सही आंसर होगा चंद्रमा की गति के आधार पर। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब चंद्रमा पृथ्वी से अति दूर होता है तो इसे क्या कहते हैं? अपभू, उपभू, ए भी दोनों या कोई नहीं? अति दूर, जब चंद्रमा पृथ्वी से, आपको पता है 7 दिन में अति पास आता है। अति दूर तो अति पास वाली स्थिति नहीं बतानी, दूर वाली बतानी है। अपभू, उपभू, दोनों या कोई नहीं? अपभू, उपभू, इसको एपोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोजी। क्या कहते हैं? एपोजी। और उपभू को कहते हैं, वो कहते हैं फिरीजी। क्या कहते हैं? फिरीजी। क्या कहते हैं? फिरीजी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जब चंद्रमा अति दूर होता है तो इसको क्या कहते हैं? तो अति दूर वाली अवस्था को बोलते हैं अपभू। क्या इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला 143 नंबर का क्वेश्चन। इस अवस्था को, अति पास वाली अवस्था को बोलते हैं उपभू। क्या बोलते हैं? उपभू। तो दोनों क्वेश्चन आपके तैयार हो गए होंगे, अति दूर और अति पास। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं 144 नंबर का। पूर्णिमा के 48 घंटे पूर्व बुआई करने पर बीजों का अंकुरण पर प्रभाव पड़ता है। 48 घंटे पहले अगर आपने बीजों की सोविंग कर दी पूर्णिमा के तो क्या होगा? अंकुरण अधिक होगा, कम होगा, मध्यम, कोई नहीं, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? अंकुरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? पूर्णिमा के 48 घंटे पहले बीजों की बुआई करने पर अंकुरण अधिक होता है, कम होता है, मध्यम होता है या कोई नहीं? तो 48 घंटे बुआई करने से अंकुरण होता है, वो होता है अधिक। आपको बताया था पूर्णिमा के आसपास बुआई करने से अंकुरण ज्यादा होता है, नमी ज्यादा रहती है, तो बीज का अंकुरण अधिक होता है। और अमावस्या पर नमी कम होती है, इस कारण वो कटाई के लिए सर्वोत्तम समय है, हार्वेस्टिंग के लिए सर्वोत्तम समय है अमावस्या। नेक्स्ट अपन देखते हैं बायोडायनेमिक खेती को कहते हैं रासायनिक खेती, भौतिक खेती, जैविक खेती या फिर सभी? तो बायोडायनेमिक खेती को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भौतिक, रासायनिक खेती, भौतिक खेती या जैविक गतिकी की खेती, क्या कहते हैं? बायोडायनेमिक। बायोडायनेमिक होती है वो जैविक गति की खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक गति की खेती कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं जैविक खेती के नाम से जानते हैं बायोडायनेमिक खेती को। निम्न में से कौन सा मानक है वो टिकाऊ खेती के निर्धारण में महत्वपूर्ण है? टिकाऊ उत्पादन, आपको बताया था जैविक खेती के द्वारा टिकाऊ उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। लंबे समय तक आपको अगर उत्पादन को बनाए रखना है, बढ़ाना है, तो वो टिकाऊ खेती के द्वारा ही संभव है, जैविक खेती के द्वारा ही संभव है। तो यहाँ पर टिकाऊ खेती का निर्धारण के लिए कौन सा महत्वपूर्ण घटक है? पर्यावरण, सूचना प्रबंधन, आनुवांशिक विविधता, ऊर्जा प्रबंधन। तो आपको पता है पर्यावरण इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए लगातार आप उत्पादन को बनाए रख सकते हो टिकाऊ खेती से, जैविक खेती से। देखो जैविक खेती में तो रसायनों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता, टिकाऊ खेती में बिल्कुल संतुलित मात्रा में रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे अपने पर्यावरण को, मनुष्य के स्वास्थ्य को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। टिकाऊ खेती के निर्धारण के लिए कौन से बिंदुओं का समावेश होना चाहिए? दक्षता का, पर्यावरण का, समय का या सभी का?
टिकाऊ खेती के निर्धारण के लिए कौन से बिंदुओं का समावेश होना चाहिए? दक्षता, पर्यावरण, समय या सभी? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा सभी का समावेश होना चाहिए। अगर टिकाऊ उत्पादन प्राप्त करना है तो सभी का, दक्षता, पर्यावरण और समय तीनों का ही समावेश होना चाहिए। ये थी अपनी आज की क्लास। कल अपन नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, उनकी अपन कल लास्ट क्लास चर्चा कर लेंगे। 5 क्लास हो जाएगी। अगर जिसने भी 5 क्लासें ये देख ली तो उसका पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग 12th में भी ये बड़ा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आते हैं, वो छोटे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो यहाँ पर भी आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। साथ ही आपके जेट, आईसीआर, बीएचयू, सीयूईटी जो आप तैयारी कर रहे हो उनमें भी ये चैप्टर है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, डब्ल्यू वगैरह है, वहां पर भी ये चैप्टर है। तो आपको अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कंप्लीट तैयार करनी है तो आपको आने वाले एग्जामों में ऑर्गेनिक फार्मिंग से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो इन क्वेश्चनों में से मिलने की पूरी संभावना है। तो आप इस क्लासों को जरूर देखें। अगर आपको ये क्लासें अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, हमारा भी यूट्यूब चैनल ज़्यादा उतना ग्रोथ नहीं है, नया है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि वो उनको भी इन क्लासों के बारे में पता चले। क्योंकि 12th क्लास के बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में या कहीं प्राइवेट स्कूल में जिनको जेट की तैयारी फाउंडेशन कोर्स वो नहीं कर रहे, तो उनके लिए ये क्लासें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। क्योंकि आपका एक कमेंट, एक शेयर या किसी तक आपका पहुंचाया गया एक क्लास का लिंक, उसका हो सकता है 1 साल बचा ले, बिना तैयारी किए जेट में सिलेक्शन हो जाए। तो आपका इसको क्लास को शेयर जरूर किए। आप हमसे व्हाट्सएप द्वारा भी जुड़ सकते हैं। जो भी हमारे स्टूडेंट है जो क्लास लेते हैं रेगुलर या जो ले रहे हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम लिखकर जरूर भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9928842449। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल एजी काका है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, दोबारा नोट कर ले, 9928842449। तो अपन फिर मिलेंगे कल सुबह। जब तक के लिए नमस्कार।